नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या नेगी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज लमगांव प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल। और आज मैं इस प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करने जा रही हूँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। इस प्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे चुंबकीय फ्लक्स को, उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर बनाए थे वे प्रयोग। दूसरा फिर हम डिस्कस करेंगे फैराडे के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लेंज के नियम को। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई बी। जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम डिनोट करते हैं फाई बी से। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? सपोज एक पृष्ठ है और उस पृष्ठ के लंबवत जितनी उसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसकी संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उसके भीतर गुजरने वाली कुल लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो दो कंडीशन है, एक तो परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए, एक उसके अंदर से पास होनी चाहिए। तो दो कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है। तो देखिए अब कैसे समझेंगे। सपोज ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो ये मैग्नेटिक लाइंस देखिए कितनी मैग्नेटिक लाइंस है, 4। इस पर हमने कोई सरफेस रखा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, जो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके परपेंडिकुलर पास हो रही है। तो कितनी इसके अंदर से पास हो रही हैं? 1, 2। तो सिंपल है, चुंबकीय फ्लक्स आपका 2 हो गया। अब अगर हम क्या करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा दें, यानी अगर हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र करते हैं तो हमें पता है अगर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा तो जो ये मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाती है। तो हमने क्या किया, सरफेस हमने सेम रखा, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस बढ़ जाएंगी क्योंकि आपका प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, एक दूसरे के नजदीक होंगी। तो अब देखिए मैग्नेटिक लाइंस बढ़ गई हैं, तो इसके अंदर से जो पास हो रही है इसके परपेंडिकुलर वो भी बढ़ गई हैं। देखो 1, 2, 3। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो गया, 3, 2 से 3 हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। कैसे बढ़ा? क्योंकि हमने चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया। तो यहां से हमको ये पता चला कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, फ्लक्स भी बढ़ गया। तो ये हमको यहाँ से रिलेशन पता चला। फिर हम थर्ड कंडीशन में क्या करते हैं, हमने जो ये एरिया है, इस सरफेस का एरिया है, इसको हमने बढ़ा दिया है। हमने मैग्नेटिक फील्ड सेम रखा है लेकिन एरिया बढ़ा दिया है। अब हमें पता है किसी भी चीज का एरिया बढ़ा देंगे, कोई जगह बढ़ा देंगे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे। कोई कमरा है उसको हमने और बड़ा कर दिया तो वहां पे ज्यादा लोग आए। ऐसे ही यहाँ पे इसका एरिया बढ़ गया है तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या होंगी, मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी। तो देखिए कितनी पास हो रही, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर फ्लक्स हो गया है 4। तो यहां से भी हमको ये रिलेशन मिल गया है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी प्रोपोर्शनल होता है एरिया के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रिलेशन हमको यहाँ पे मिल चुका है, फाई बी इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इन दोनों चीजों को देखिए अगर हम कंबाइन करेंगे, दोनों के प्रोपोर्शनल आ चुका है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कीजिए तो फाई बी इक्वल टू आता है बी ए। बट एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल फॉर्मूला इज फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने जो रखा है और ये जो सरफेस है इसके जो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, अगर हम मैं इसको डिनोट करना चाहूं तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा इसके बाहर की ओर, परपेंडिकुलर वेक्टर ए। तो ये ए और बी के बीच का जो एंगल होगा दैट इज थीटा। तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला पाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। अभी बात हो रही थी कि जो बल रेखाएं हैं पृष्ठ के लंबवत होकर के गुजर रही। अब हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं, लंबवत ना होकर के हम कहते हैं किसी एंगल से होकर के गुजर रही है। सपोज ये हमारा कोई पर पृष्ठ है, कोई सरफेस है और इसके थ्रू किसी एंगल पर ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है बी।
ये बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, ये किसी एंगल में ये इसके पास कर रहा है, ये मैग्नेटिक लाइन इसको पास कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला क्या होगा, बी ए होगा। तो फॉर्मूला बी ए नहीं होगा, फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए हमने कहा कि हम वो वाली मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइंस लेते हैं जो परपेंडिकुलर थ्रू हो रही हैं। ये परपेंडिकुलर है नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो एक कंपोनेंट तो हो गया बी कॉस थीटा। देखिए थीटा क्या है, सपोज ये हमारा जो पृष्ठ है इसका जो एरिया वेक्टर है ए है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक लाइन जो है हमारी ये बी है, मैग्नेटिक जो एरिया है, तो इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को दो कंपोनेंट बांट देते हैं, बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। अब हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, तो हमेशा लेंगे परपेंडिकुलर जो पास हो रहा है। परपेंडिकुलर पास कौन हो रहा है, बी कॉस थीटा। ये तो बिल्कुल उसके पैरेलल जा रहा है सरफेस के, बी साइन थीटा, इसको हम इग्नोर कर लेंगे। तो हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, एक तो एरिया, एरिया में डिपेंड कर रहा है फ्लक्स ए, और जो लाइन परपेंडिकुलर उससे थ्रू हो रही है, उससे पास हो रही है, दैट इज बी कॉस थीटा। तो अब हमारा फॉर्मूला हो जाता है a इंटू बी कॉस थीटा, फाइव बी, इसका फॉर्मूला हो गया ए बी कॉस थीटा। ये हमने 11th में पढ़ा है कि ए बी कॉस थीटा क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन हमने जो पढ़ा है। तो फाइव बी हम इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है तो आप इसको सिंपली जो हमारा फॉर्मूला आ सकता है बी ए कॉस थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे कि फ्लक्स कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो ये हमें पता है कि डॉट जो प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणन जो होता है, उसका रिजल्ट हमेशा एक अदिश राशि आती है। तो फाइव बी कैसी राशि होगी, अदिश राशि। अब अगर हम कहें कि इसका मात्रक क्या होगा, तो हमें मात्रक भी फॉर्मूले से पता चल जाएगा। फाइव बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है, यहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो मात्रक है टेस्ला, ए का जो एरिया का है मीटर स्क्वायर, तो हम कंबाइंड लेते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट है, और इसी को हम क्या कहेंगे, वेबर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक आ गया वो है वेबर। आइए डिस्कस करते हैं फैराडे के प्रयोगों को, जिनके आधार पर उन्होंने जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है उस घटना को देखा। फर्स्ट सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया जो बिल्कुल पृष्ठ के लंबवत नीचे की ओर है, इनवर्ड है। ये जो क्रॉस जो दिखा रहा है ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड परपेंडिकुलर है। इस पर उन्होंने एक चालक कुंडली रखी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको उन्होंने चेंज करके देखा। जैसे ही उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, उन्होंने देखा कि ये जो कॉइल है इस पर एक करंट फ्लो होने लगती है। सडनली एक करंट फ्लो होने लगती है, हमें ये नहीं पता डायरेक्शन में, अभी हम नहीं जाएंगे, हम आगे समझेंगे डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन हाँ उन्होंने ये देखा कि इस कॉइल पर एक करंट फ्लो हो रही है। फिर उन्होंने देखा, अगर सेकंड कंडीशन में, उन्होंने सेकंड जो प्रयोग था उनका, उसमें उन्होंने देखा कि अगर हम क्या करते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, इस फील्ड को कांस्टेंट रखिए, लेकिन ये जो कॉइल है इसका हम एरिया चेंज करें, या फिर ये सडनली ये क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है या एक्सटेंड हो रही है, दैट मीन्स इसकी रेडियस या इंक्रीज हो रही है या फिर कम हो रही है। तो उन्होंने देखा तब भी इस पर एक करंट फ्लो हो रही है, कॉइल में अगेन एक करंट इंड्यूस्ड होगी, एक प्रेरित धारा होगी। तीसरी कंडीशन में उन्होंने क्या देखा, तीसरा प्रयोग क्या था कि उन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया है, इस रिंग का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, ये जो रिंग है इसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमाना शुरू कर दिया। अब हमें पता है कि अगर हम इसको घुमाएंगे तो ऑब्वियसली ये जो एरिया वेक्टर होगा इस कॉइल का, उसका बी के साथ जो थीटा एंगल होगा वो चेंज होता रहेगा। एरिया वेक्टर और बी के बीच का जो एंगल होगा घुमाने में क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। और जैसे ही वो चेंज हो रहा है, अगेन इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस्ड होगी।
तो इन तीनों प्रयोगों के आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही समझाया। इनके आधार पर ही उन्होंने क्या दिए, दो अपने एक रूल दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। तो अभी हमने प्रयोग में पढ़ा फैराडे के कि जब हमने तीन चीजें चेंज करी, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, या फिर कॉइल का एरिया चेंज कर रहे हैं, या फिर हम एंगल चेंज कर रहे हैं इस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, तो एक करंट इंड्यूस हो रही है। करंट इंड्यूस कहें या फिर प्रेरित वैद्युत वाहक बल, पहले तो हम यही कहेंगे कि एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, वो उत्पन्न होगा, तभी जाके हमारी क्या होगी, धारा उत्पन्न होगी। किसी भी सर्किट में हम पहले ईएमएफ देंगे, पहले वोल्टेज देंगे, तभी जाके सर्किट में करंट फ्लो होगी। ऐसे ही जब हम ये तीन चीजें कहीं पर चेंज कर रहे हों तो पहले ईएमएफ इंड्यूस होगी, और अगर सर्किट आपका क्लोज है तो उसमें धारा भी प्रेरित होगी, प्रेरित धारा फ्लो होगी। अगर हम इन तीनों चीजों को कंबाइंडली लें तो अभी हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था चुंबकीय फ्लक्स। देखो फ्लक्स के फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड भी आता है B, क्षेत्रफल A भी आता है, और इनके बीच का एंगल थीटा भी आता है, दैट इज फाई इक्वल टू BA cos थीटा। तो अगर हम इन शॉर्ट कहें कि अगर किसी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उस सर्किट में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और इसी घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम थे, जिन्हें हम प्रथम नियम और द्वितीय नियम के नाम से भी जानते हैं। तो विद्युत चुंबकीय का प्रथम नियम में फैराडे ने क्या कहा कि यदि कोई चालक है और आप उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो तो उसमें एक ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और यदि वो जो आपने कंडक्टर जो चालक रखा है अगर वो क्लोज्ड है तो तभी जाके उसमें क्या होगी, करंट इंड्यूस होगी, उसमें करंट फ्लो होगी, इंड्यूस करंट होगी, प्रेरित धारा होगी। वो हमें पता है कि जब भी सर्किट क्लोज होता है तभी जाके आपकी धारा प्रवाहित होती है। तो ये उनका फर्स्ट लॉ था। तो इसमें देखिए एक्सपेरिमेंट अगर हम लें, सपोज ये हमारी कोई कॉइल है और इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, और इसके समीप हमने एक मैग्नेट रखा है। मैग्नेट रखा है तो हमें पता है मैग्नेट से क्या निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। तो ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो नॉर्थ से साउथ की ओर चल रही हैं। अब अगर हम इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, इसके नजदीक या इससे दूर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। जब हम इसके नजदीक लाएंगे तो इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड गुजरेंगी, अगर हम दूर ले जाते हैं तो इससे मैग्नेटिक फील्ड इससे कम गुजरेंगी। तो यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये सर्किट क्लोज है, इसमें एक धारा प्रेरित होगी, प्रेरित धारा होगी, जिसके कारण ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें एक डिफ्लेक्शन होगा जो बताएगा कि सर्किट में क्या फ्लो हो रही है, धारा। यानी हमने देखा कि अगर हम शॉर्ट में कहें कि या तो कुंडली या फिर ये चुंबक, इनके बीच एक सापेक्ष गति होनी चाहिए, एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तब जाके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर हम कहें कि ये जो कॉइल है 2 मीटर प्रति सेकंड से इधर की ओर चल रही है, ऐसे ये मैग्नेट भी है 2 मीटर प्रति सेकंड के से ये भी उसी साइड चल रही है, तो क्या इसमें रिलेटिव मोशन है, क्या करंट इंड्यूस होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। हाँ, अगर हम ये कहें कि ये 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है और ये 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तब जाके ये फ्लक्स चेंज होगा और इसमें करंट इंड्यूस होगी। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की यदि कुंडली और चुंबक में सापेक्ष गति हो तो उसमें क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसके कारण करंट इंड्यूस्ड होगी या विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड होगा। फैराडे का दूसरा नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम में क्या है कि उन्होंने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है उसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है।
E प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यानी जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये नहीं है कि मैग्नेट को आप नजदीक ला गए तो ज्यादा ज्यादा इंड्यूस होगा ईएमएफ। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैग्नेट को नजदीक ही लाएंगे, अगर आप दूर भी ले जा रहे हैं या नजदीक भी ला रहे हैं, कितना तेजी से ले जा रहे हैं, कितना तेजी से दूर ले जा रहे हैं, तो फ्लक्स उतना तेजी से जितना परिवर्तन होगा, मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उतना ही ज्यादा इंड्यूस होगा। तो ये रिलेशन था। अगर आप प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज सपोज k इक्वल टू 1, तो हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर जो माइनस होता है ये दिखाता है लेंज के लॉ को। लेंज का लॉ अभी हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे कि लेंज का लॉ इसमें इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ये एक्चुअली डायरेक्शन दिखाता है ईएमएफ और करंट की। अभी हमने पढ़ा कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना है उसमें फ्लक्स चेंज करने पर करंट इंड्यूस्ड हो रही है, और उसकी जो डायरेक्शन है, अगर हम बात करें उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो उसके लिए जरूरी है लेंज का नियम। लेंज के नियम में क्या है, लेंज ने कहा कि जो उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल और जो धारा होती है उसकी दिशा हमेशा उस ओर होती है जहां वो उन कारणों का विरोध कर सके जिनके कारण वो उत्पन्न हुए हैं। यानी एक सन अपोज करे अपने फादर का, सिंपल उसमें है। तो हमेशा उन कारणों का विरोध, उसकी डायरेक्शन वहां होगी जहां उन कारणों का विरोध कर सके। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझेंगे, एक हमने कॉइल ली है और उसके नजदीक हमने एक मैग्नेट रखा है। मैग्नेट रखा है तो हमें पता है मैग्नेट है तो मैग्नेटिक लाइंस होंगी, मैग्नेटिक लाइंस इससे भी फ्लो होंगी, ये जो कॉइल हमने रखी इससे भी क्रॉस होंगी। लेकिन अभी इसमें करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि एक मैग्नेट सिंपल रखा हुआ है, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ है। फ्लक्स चेंज कब होगा, जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को या तो इसके नजदीक ला रहे हैं या फिर इससे दूर ले जा रहे हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले कंडीशन में इसका नॉर्थ पोल इसके सामने लाते हैं। नॉर्थ पोल सामने लाते हैं तो आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ बाहर की ओर आ रही हैं, साउथ से नॉर्थ, ये देखिए इस कॉइल की ओर आ रही हैं। अब इसके कारण इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो लाइंस इसके कारण ही इसमें क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होगा यानी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जहां ये इस फील्ड का अपोज कर सके। फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसको बिल्कुल अपोजिट, यहाँ इसके अपोजिट डायरेक्शन बनानी है। तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल, आप जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए। ये हमने फिंगर कर्ल की हैं। जब हम फिंगर को कर्ल करेंगे तो हमारा थंब अपवर्ड हो रहा है, यानी जो ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, प्लस इधर है। तो हमारी जो करंट फ्लो होगी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी। आपको कर्ल करनी है उंगलियां उस साइड जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बाहर की ओर है तो यहाँ पर आप फिंगर को कर्ल करेंगे तो अपवर्ड, अंगूठा ऊपर है तो ये करंट की डायरेक्शन बताएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इस समय करंट होगी। सेकेंड पॉइंट में देखिए हमने क्या करा, ये जो नॉर्थ पोल अभी हम समीप ला रहे थे इसको हम दूर ले जाते हैं। दूर ले जाएंगे तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं इससे दूर जाएंगी, दूर जाएंगी तो अब ये अपोज करेंगी कि ये लाइन हमसे दूर न जाए बल्कि हमारे अंदर से फ्लो हो। तो ये अब कैसा फील्ड बनाएंगी, अंदर की ओर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ अंदर की ओर होंगी। तो आप कर्ल कीजिए अपने फिंगर्स को अंदर की ओर, तो आपका जो थंब होगा वो डाउनवर्ड होगा, तो ये डायरेक्शन दिखाएगा जो आपकी करंट फ्लो होगी अब क्लॉकवाइज फ्लो होगी। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम नॉर्थ पोल को नजदीक लाए, अब हम साउथ पोल को नजदीक ला रहे हैं। साउथ पोल को नजदीक ला रहे हैं तो हमें पता है मैग्नेटिक लाइंस एन से एस में अंदर की ओर आ रही हैं, तो मैग्नेटिक लाइन देखो एस में अंदर की ओर जा रही है ना। अब फ्लक्स चेंज होगा, अब इसे अपोज करेगी, ये मैग्नेटिक लाइंस इनसे दूर जा रही हैं तो ये अपोज करेंगी कि क्या है, मैग्नेटिक जो फील्ड हो वो हमारे अंदर से फ्लो हो। तो इनकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की ओर बनाएंगे। तो आप थंब अगर अंदर की ओर कर्ल करेंगे उंगली तो थंब आपका डाउनवर्ड हो रहा है, तो यानी आपकी जो करंट फ्लो होगी क्लॉकवाइज फ्लो होगी। तो ये आपको राइट हैंड थंब रूल का ध्यान रखना है लेंज के नियम के लिए।
कुछ और एग्जाम्पल से अगर हम लेंज के नियमों को समझें तो अगर हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए जो क्रॉस दिखाता है परपेंडिकुलर इनवर्ड नीचे की ओर है, लंबवत है मैग्नेटिक फील्ड, और अगर सर्कल दिखा रहा है तो ये अपवर्ड है बाहर की ओर। जो मैग्नेटिक फील्ड है जो पृष्ठ के है वो बाहर अपवर्ड है, लंबवत ऊपर की ओर है, ये लंबवत नीचे की ओर है। जहां पर भी आपको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दें जो परपेंडिकुलर हो तो वहां पर राइट हैंड थंब रूल आप ऐसे लगाते हैं। देखिए जहां जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका अंगूठा आपको दिखाएगा, और जो जो आप कर्ल करेंगे फिंगर्स को वो आपको दिखाएगा करंट की डायरेक्शन को। तो देखिए पहले एग्जांपल में हम समझते हैं। सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो डाउन इनवर्ड है, लंबवत नीचे की ओर है, और इस पर हमने एक कॉइल रखी है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी कंडीशन है ये बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो आपको पता है फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, हमने पहले पढ़ा है। फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा यानी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। लेकिन उत्पन्न होगी किस डायरेक्शन की ओर, जहां वो अपोज कर सके, तो ये फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगी, फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगी, तो वो उस डायरेक्शन में होगा जहां मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। अब देखिए अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसको घटाना है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, बाहर की ओर होगी, क्योंकि इसको फ्लक्स को घटाना है। तो देखिए अगर हम थंब को ऊपर की ओर करें तो जो हमारे करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। देखिए क्योंकि इसको अपोज करना है, इसको फ्लक्स को घटाना है। फ्लक्स कब घटेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर तो बढ़ रहा है, ऊपर की ओर होगा तो घटेगा, और फ्लक्स भी घटेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए सेकंड कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है लेकिन लंबवत ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देखिए ऊपर की ओर, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो अब फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो सेम चीज है, विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। लेकिन इनकी डायरेक्शन कहाँ होगी, जहां फ्लक्स घटेगा। अब फ्लक्स कहाँ घटेगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ घटेगा, लंबवत ऊपर की ओर तो बढ़ रहा है तो लंबवत नीचे की ओर क्या होगा, घटेगा। तो आप इस अंगूठे को बिल्कुल नीचे की ओर कीजिए, डाउनवर्ड करेंगे तो आपकी जो डायरेक्शन होगी अब करंट की ओर क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ऐसे अभी तो जब हमने ऊपर करा था देखिए ये था, अगर आप थंब को नीचे ले आओ, कर्ल आप फिंगर को वहां से करेंगे तो कहाँ होगी, क्लॉकवाइज। तो ये धारा क्या होगी, क्लॉकवाइज आपकी फ्लो होगी। तो जो लेंज के लॉ के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल अच्छे से आना चाहिए कि आप परपेंडिकुलर के लिए जो फील्ड होगा उसके लिए आप कैसे लें, ये आपको सब चीज ध्यान रखनी होगी। थैंक यू सो मच टू यू ऑल।